और रिड्यूस का मतलब छोड़ देना, ऑक्सीजन छोड़ देना, रिड्यूस यानी विकेट गिर जाना। ध्यान रखिएगा, पानी में एसिड डाला जाता है और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। एसिड में पानी नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो पूरा मुंह आपका जड़ जाएगा। नमस्ते भारत। तो कैसे मेरे देश के नौजवान, उम्मीद करेंगे कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 5। आज है जंग की बारी। बहुत हो गया युद्ध का अभ्यास, अब मेरे नौजवानों अब युद्ध भूमि की बारी है। युद्ध भूमि में उतरो, अब जंग की बारी है। आज हम लोग जंग लड़ेंगे। जंग लड़ेंगे किस चैप्टर का? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 10th साइंस का। तो आज कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। आपको बताना है इस लेक्चर के बाद कि आपने पूरे जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कराया, पूरे आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आज हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन, साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन, एमसीक्यू भी करेंगे, लॉन्ग आंसर भी करेंगे, शॉर्ट आंसर भी करेंगे, वेरी शॉर्ट करेंगे, हर चीज आज करेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर के बाद आपको फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। अगर आपने मेरा पहला यानी 4th 4 जो वीडियो अपलोड हुए उसको नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हर कॉन्सेप्ट, इतने भी चीज बताए गए हैं, एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर किया गया है। कोरोजन, रेसिडिटी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जितने रिएक्शन है हर चीज एकदम एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके, हाँ लेक्चर हो सकता है बड़ा होगा लेकिन बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे तरीके से हर लेक्चर को आपको कवर किया गया है। उम्मीद करेंगे कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ उसके नोट्स जो होंगे उसके जस्ट नीचे होंगे, जाकर तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आज ये लेक्चर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए और जब भी मैं प्रश्न पूछूं तो कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप में। हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, चूज इनकरेक्ट। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है, इधर ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ये इधर ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट, यहां से आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के अनुसार चलते हुए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको चुन के बताना है। जरा ध्यान समझिए कि PbO अगर कार्बन से रिएक्शन करता है, C मतलब होता है कार्बन, PbO मतलब होता है लेड ऑक्साइड। Pb मतलब लेड, O मतलब ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तब लेड बनता है और CO2 बनता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ध्यान देने वाली बात, एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं, वो इनकरेक्ट को नहीं ध्यान देते हैं। तो आपको इनकरेक्ट के ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। अब देखिए, यहां पर इनकरेक्ट को चुनना है। पहला दिया हुआ है कि लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, तो दूसरा ऑप्शन दिया है CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहां पर है गेटिंग ऑक्सीडाइज। लेड ऑक्साइड यानी PbO का बात किया जा रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब यहां पर रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ये क्या है? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज का मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिड्यूस का मतलब छोड़ देना, ऑक्सीजन छोड़ देना। रिड्यूस यानी विकेट गिर जाना। जैसे मान लीजिए हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मेरा विकेट गिर जाएगा, यानी रिड्यूस, एक तो आदमी कम हो गया ना तो रिड्यूस हुआ। समझ में? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूस का मतलब होता है लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर बोला है पहला ऑप्शन, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइड। इधर लेड है क्या? कहीं इधर लेड है क्या? इधर लेड नहीं है, इधर लेड ऑक्साइड है। ध्यान से, रिएक्टेंट साइड, इधर रिएक्शन कौन कर रहा है? इधर रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इधर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड लेड कहीं दिख रहा है क्या? लेड ऑक्साइड है, लेड नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेड है ये नहीं, तो आगे वाला देखेंगे नहीं। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इधर CO2 कहीं है क्या? नहीं है। रिएक्टेंट साइड देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, रिएक्टेंट साइड देखेंगे, CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं, इधर CO2 है नहीं तो ऑक्सीडाइज कहां से हो? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आएंगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब इधर कार्बन है क्या? हाँ, यहां पर है ना कार्बन, तो कार्बन यहां पर है, तो बोला जा रहा है कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है क्या? कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया क्या? हाँ, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है। यहां पर देखिए CO2 के पास क्या, इधर C था, इधर O मिल गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, अब यहां पर लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया है क्या? रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन खो दिया है क्या? हाँ, यहां पर तो, हाँ ध्यान से देखिए, PB यहां पर है, यहां ऑक्सीजन था इसके पास रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा गलत है? तो A और B।
तो इसमें देखेंगे ए और बी कहाँ आ रहा है, ए बी पहला वाला में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन मतलब सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। अगर नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, Fe2O3 रिएक्शन करता है, यानी यहाँ पर होगा आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है एल्युमिनियम, एल मतलब एल्युमिनियम होता है, और यहाँ पर क्या बनाता है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर आयरन बनता है। अब यहाँ पर ये आपको बताना है कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, तो ये दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक हो गए हैं क्या, नहीं, ये तो दो है, तो पहला वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट टूट के दो हो जाते हैं, एक एलिमेंट टूट के दो या तीन हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो एक कंपाउंड है नहीं, एलिमेंट नहीं कंपाउंड का बात की जाए, यहाँ एक कंपाउंड है कि यहाँ तो दो हैं, तो ये भी नहीं होगा, डीकम्पोजिशन नहीं होगा। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, जो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, ये ज्यादा मजबूत है तो इसको मार देगा, नीचे दबा देगा, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, हटा देगा। ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर Al है, Fe2O3 है, इसमें देखिए कि इसके पास पहले ऑक्सीजन था और फिर क्या किया, Al ना इसको हटा दिया, इस वाले को आयरन को यहां से हटा दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ चला गया। ऑक्सीजन, जरा ध्यान समझिए कितना चालाक है आयरन, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना चालाक है, बेचारा कमजोर था आयरन, उसको मार के ऐसे भगा दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ मिले। कितना गद्दार दोस्त है, कितना बेचारा रो रहा होगा कितने प्यार से उसको पाला था ना। तो क्या बनेगा Al2O3 और यहाँ पर Fe, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ये आयरन को हटा करके और खुद ही बन गया है, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती बना लिया है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये हो गया तो ये तो होगा नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट HCl, जब भी डाइल्यूट HCl जो है मिलाया जाता है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है, कभी भी लिखा हो आयरन फिलिंग्स तो क्या याद रखिएगा, Fe। आयरन फिलिंग्स का मतलब Fe यानी आयरन का बात हो रहा है, सिंपली आयरन। यहाँ पर डाइल्यूट HCl का मतलब जब आप पानी में बूंद बूंद एसिड डालते हैं, ध्यान रखिएगा पानी में एसिड डाला जाता है और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। एसिड में पानी नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो पूरा मुंह आपका जड़ जाएगा। क्यों जड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है रो एनर्जी में। यहाँ पर डाइल्यूट HCl है और वो आयरन से रिएक्शन करेगा। अगर हम उसका रिएक्शन लिखना चाहें तो डाइल्यूट HCl जब Fe से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा FeCl प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बना लेगा, FeCl2 बनता है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बना है, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि ये ऐसा होगा तब क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। क्या ये सही बात है, तो हाइड्रोजन गैस बना है और आयरन क्लोराइड एकदम सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। आयरन हाइड्रोक्साइड बना है क्या, नहीं, नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन काहे नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को जोड़ हटाएगा, तो ये वाला होगा नहीं। आयरन सॉल्ट ये एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये बिल्कुल, तो ये वाला पहला ऑप्शन सही होगा। तो हम लोगों ने कर लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे इनटेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ना, NCERT का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं छूटेगा और आपको ये वीडियो में मजा भी आएगा, मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक आपको फील होगा, बहुत मजा आएगा, सब हंसते हंसते सारा ये वीडियो आपको खत्म हो जाए। बस ध्यान से इत्मीनान से मेरे बातों को सुनिए, हर चीज आपको क्लियर होगा, पूरी एक्सप्लेनेशन से। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में आपका 80% तक चैप्टर जो है 80% तक चीजें खत्म हो जाएंगी सिर्फ यही वीडियो में। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में जानना चाहते हैं तो पिछले का 4 वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, साथ साथ उसके नोट्स भी हैं, जाकर देखिए। और उसके बाद इस वीडियो में तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप आए हैं तो देखिए, आपको 100% सब चीज क्लियर होगा। यहाँ पर है मैग्नीशियम रिबन क्लीन क्यों किया जाता है जब एयर में उसको बर्न किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी, जरा मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, अगर उसको एयर में आप
लोग रखे हैं तब क्या करता है, वो सराउंडिंग से आसपास के चीज़ों से रिएक्शन कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये है मैग्नीशियम रिबन, अब वो पेज जैसे होता है, पेज का टुकड़ा, मतलब मान लीजिए ऐसे एक पेज का टुकड़ा आपने काट लिया है। अब ये मैग्नीशियम रिबन है, जैसे आप इसको क्या रखेंगे, सराउंडिंग में रखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, O2 आकर के इससे रिएक्शन कर लेगा और इस पर ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, तो सिंपल सा भाषा में लिख देंगे कि इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर बिकॉज इट फॉर्म्स, यहाँ पर लिख लेंगे कि बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर। MgO2 बिकॉज इट फॉर्म्स MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है MgO2 और इसी के साथ Mg मतलब MgO बनाएगा यहाँ पर, बिकॉज इट फॉर्म्स MgO जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डज नॉट गिव सच रिजल्ट एज वी वांट, डज नॉट गिव सच रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट नहीं देगा जैसा कि हम लोग चाहते हैं। डज नॉट गिव सच रिजल्ट एज वी वांट, जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी हम लोग अगर मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ था हवा में और उसको लाकर जलाना, हम सोचे ना, हम लोग दिमाग में सोचे कि मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तब क्या होगा कि उसमें एक वाइट डेजलिंग, बताए थे कि मैग्नीशियम रिबन जब भी जलता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग का मतलब बहुत ही ब्राइट लाइट, डेजलिंग का मतलब बहुत ही ब्राइट लाइट देता है। कौन? मैग्नीशियम रिबन। ये रिवाइज करा रहे हैं, समझिए। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग जलाते हैं तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, यानी बहुत ही व्हाइट ब्राइट लाइट देता है। अगर उसको सामने कभी भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो दूर रख के जलाया जाता है, क्योंकि आंख हमारा खराब हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रकाश आता है। ठीक है, तो बाहर रखें और उसको डायरेक्ट लाकर हम लोग एयर में रखे थे और डायरेक्ट लाकर हम लोग जलाना शुरू कर दिए ना, तो पहले ही से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। फिर क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब करेगा तो, लेकिन जैसा हम लोग चाहते हैं कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देगा तो वैसा नहीं होगा। इसीलिए हमको कभी भी अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो अगर सराउंडिंग में रखा हुआ है तो पहले उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन क्या चीज से? कोई भी चीज से क्लीन कर सकते हैं, रुखरा चीज से जैसे कि बालू से कर सकते हैं या मिट्टी से, मतलब रुखरा चीज से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, बैलेंस करने के लिए बोला गया, मतलब बैलेंस नहीं, ये बोला गया है कि इतने सारे आपको इक्वेशन दिए गए हैं, 3 इक्वेशन, और उसको आपको केमिकल कंपाउंड के रूप में, केमिकल रिएक्शन के रूप में आपको दिखाना है। ये तो वर्ड के रूप में रिएक्शन दिखाया गया है ना, तो आपको किस में लिखना है? सिंबल्स का यूज करके, केमिकल फार्मूला का यूज करके इसको दिखाना है। यहाँ पर है 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का फर्स्ट हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है H2, और साथ साथ क्लोरीन का क्या होता है? तो Cl2। हमेशा क्लोरीन जो होता है Cl2 के फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन भी 2 के फॉर्म में, यानी 2 एटम्स हमेशा साथ में, अकेले नहीं रह सकता है। तो उसके बाद जब रिएक्शन होता है तब क्या बनता है? यानी HCl बनता है। क्या बनता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोलते हैं। दूसरा नंबर पर हम लोग आए तो दूसरा नंबर है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं BaCl2। क्या लिखते हैं? BaCl2। और ये रिएक्शन किससे करेगा? एल्युमिनियम से, यानी Al से। एल्युमिनियम का होता है Al। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो बेरियम बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर बनता है बेरियम, और साथ में क्या निकलता है? AlCl3। यहाँ पर है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अगर ध्यान समझिए, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड होता है, Al मतलब एल्युमिनियम होता है। अब इस रिएक्शन, ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और पहला वाला जो रिएक्शन था ये समझिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोई पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आखिर इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कैसा? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझिए, ReCa, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चौथा रिएक्शन क्या दिया है? सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनता है? सोडियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम का क्या होता है? Na होता है, और वाटर के साथ यानी H2O के साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। ये जो होता है एक बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगला चैप्टर में पढ़ा जाएगा हम लोग को, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए इधर थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, उसका पूरा पिक्चर चैप्टर 2 में शुरू होगा। तो बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखते हैं, और साथ में हाइड्रोजन H2 गैस बनता है। ध्यान देने वाली
वाली बात, ये जो होगा सॉलिड में होगा, याद रखना है, और ये जो होगा लिक्विड में होगा। और फिर यहाँ पर ये NaOH जो बनेगा ये बनेगा एक्वस के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या बना है हाइड्रोजन यानी H2 गैस के फॉर्म में बनेगा। ये समझ में आएगा। पूछिएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ पर भी कुछ जो रिएक्शन हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। तो आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से जो आंसर होगा वो नीचे लिखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा नोट्स, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ के तभी जाइएगा, वैसा आंसर आप लोग नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है पेज नंबर 3 में ही है, पेज नंबर 6 में ही है NCERT के। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, और बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग Na मतलब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट से, तो बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो BaCl2 होता है, और साथ साथ सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4। जब इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं, ये दोनों किस फॉर्म में होंगे, ध्यान देने वाली बात, ये एक्वस में होगा, ये भी एक्वस में होगा। एक्वस का मतलब होता है कि जो भी चीज पानी में रहता है, मतलब पानी में घुल जाता है, ऐसा कोई भी चीज जो पानी में घुल जाए बोलेंगे एक्वस है। ये जो कंपाउंड है ये पानी में हो रहा है, ये दोनों जो कंपाउंड है वो पानी में रखे हुए हैं और पानी में ही रिएक्शन करेंगे। ध्यान देने वाली बात, एक्वस का मतलब होता है पानी में रखा हुआ है कंपाउंड और रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर फिर जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ना एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है, यानी ये आयन इसके पास चला जाएगा और ये आयन इसके पास आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर ये सॉलिड होगा और यहाँ पर बन जाएगा NaCl जो कि होगा एक्वस। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो है ना ये व्हाइट कलर का PPT होता है। PPT मतलब होता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है, ऐसा कोई भी इन मतलब रिएक्शन हुआ और ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ रिएक्शन हुआ है और रिएक्शन के बाद एक सब्सटेंस बना है जो कि इनसोल्यूबल है, ये है इनसोल्यूबल, ये जो है इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल मतलब पानी में नहीं घुलेगा, इनसोल्यूबल यानी पानी में नहीं घुलेगा, और पानी में नहीं घुलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट। और यहीं से निकल के आता है कि ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम अभी हम लोग बताएंगे, मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो उसमें ये वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि जब BaCl2 रिएक्शन करता है तो क्या व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है जिसका नाम होता है BaSO4। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना लीजिए इधर। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पे टिक लगाते, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उस पे टिक लगाते चलूंगा, आप लगा लीजिएगा, आप टिक VBI लिख लीजिएगा, दोनों में से कोई काम कर लीजिएगा, ये VBI है। अब हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन ये था, उसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है NaOH उसका फार्मूला, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो बनता है NaCl प्लस क्या बनता है H2O वाटर, यानी ये है बेस, ये है बेस, जो कि अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेस और एसिड का रिएक्शन, ये है एसिड, है ना। तो जब भी बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं ना, एसिड रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पर सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो याद रखिएगा, कभी भी बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं ना तो सॉल्ट बनता है और दूसरी बात वाटर बनता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो है अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये पहला वाला पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था इंटेक्स का वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पेज लेकर आऊँ क्योंकि सारे क्वेश्चन को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि मेरे पास तो वो वाला बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि सारे क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन को लिख लाया है। ओ समझ में। तो पेज नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। पेज नंबर 10 पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, ए सॉल्यूशन ऑफ, आपको ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो आपको ये वीडियो पे डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे, ध्यान से देखिएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाटर, मतलब एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस, ध्यान समझिए कि एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए समझिए, एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन, मतलब एक सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन
सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई एक सब्सटेंस है, अगर उसका सॉल्यूशन बोल रहा है यानी वाटर मिक्स किया होगा। कोई एक सब्सटेंस है, अगर सॉल्यूशन बोला जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो सब्सटेंस जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा। यानी बोला जा रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन जो है व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि यूज होता है? कौन सा कंपाउंड? याद कीजिए, एक पीले कलर में ये घेर करके आपको दिया गया था रेक्टेंगल बॉक्स में, एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन उसका इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो भी यहाँ लेक्चर आप देख रहे हैं ना, एक बार जाके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, 100% समझ में आया। व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज होता था? CaOH का होल थ्राइस, ये यूज होता था व्हाइट वॉशिंग के लिए। ये जो प्रोडक्ट है व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता था ये। लेकिन बोला है गया है कोच ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा आपका, ये गलत है। CaOH का होल ट्वाइस अगर आप सोच रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। बोला गया है कि सॉल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस का सॉल्यूशन मिला करके ये बनाया गया है? तो CaO ये सब्सटेंस है। CaO को जब H2O से रिएक्शन कराया जाता है तब ये बनता है सब्सटेंस। यानी जरा ध्यान समझ लीजिए अब कि सब्सटेंस ये जो X था, सिंपल सा भाषा में X रिएक्शन करता है H2O से तो एक प्रोडक्ट बनता है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, जो कि CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आया? तो आपको ये बताना है, तो ये जो सब्सटेंस होगा वो CaO होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम इसको बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर या बोले तो स्लेक्ड लाइम। इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और लाइम वाटर इसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है? या लाइम, यहाँ पर लाइम बोलेंगे या क्विक लाइम बोलेंगे। इसको कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। ये वाला आपका क्लियर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंपल सा इसका रिएक्शन। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि वो जो कंपाउंड था, ये पहला प्रश्न आपको ये बताना था और उसका रिएक्शन निकलना था, लिखना था मतलब। तो दोनों इसी में है। ये कंपाउंड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और उसका रिएक्शन लिखना है तो CaOH2 से रिएक्शन करेगा, ये होगा। अब हम लोग आते हैं आगे। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 10 में ही कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे थे वाटर का तो उसमें जो 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, दोनों टेस्ट ट्यूब में देखिए हम रिएक्शन के बाद, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद, कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस का अमाउंट था वो ज़्यादा था, डबल था। डबल क्यों था मैं बताता हूँ। पेज नंबर 10 का पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिए। ये हम इधर उधर बता रहे ऐसे नहीं, आप एकदम इत्मीनान से देखिए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो इसके आंसर है 100% सॉल्यूशन जो है आपको लिख एकदम रिटेन के फॉर्मेट में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे इसको गलती करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि दूसरे में अमाउंट ऑफ गैस जो है डबल क्यों है? डबल इसलिए कि जब आप किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रो मतलब समझिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक करना। तो समझिए इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से, तो H2 कितना है? H2 का एटम यानी हाइड्रोजन का इतना एटम कितना है? हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसीलिए यही कारण है, यही मेन कारण है कि जब भी वाटर होता है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, जिसके कारण वो जब रिएक्शन करवाएं तो H2 को, यहाँ पर जब हम H2 को इलेक्ट्रिसिटी दे करके ब्रेक किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम ब्रेक किए हैं, तो H2 और O2 बना है ना, H2 और O2 गैस जो बना है ना, ये तो लिक्विड के फॉर्म में था, H2 और ये बना है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस होता है, इसमें हाइड्रोजन जो गैस होता है इसमें डबल में होता है, यानी 2 एटम होता है वाटर में, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ गैस बना है वो डबल है। अच्छे से आपको समझ में आया कि बिल्कुल अच्छे समझ में आया? आप बताइएगा कि वाटर में जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो ऑक्सीजन से
डबल होता है, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में डबल था। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया पेज नंबर 10 का दोनों सवाल बन गया। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में 3 क्वेश्चन है, अब हम लोग उसमें आते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। कॉपर सल्फेट जैसी तेरी नीली आंखें, फेरस सल्फेट जैसे से ग्रीन होठ, जिसपे तुम मरते हो मरो ना, वो जहरीले जहरीले होठ है, अगर तुम्हें छू लिए तो तुम घायल नहीं हो जाओगे, पूरा घायल होके तुम्हारा विकेट गिर सकता है। समझ में आया? तो पेज नंबर 13 पे आते। पेज नंबर 13 में पहला प्रश्न जो है वो क्या पूछा गया है कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है व्हेन डिप्ड। अब जरा ध्यान से ये पहला प्रश्न पेज नंबर 13 का एनसीईआरटी बुक का क्या पूछा गया इंटेक्स क्वेश्चन में कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? जब उसमें आयरन डाला जाता है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन आयरन डिप्ड इनटू इट। ऐसा इसलिए। अब बताइए कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ ई यानी आयरन, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जब ये कैसा कलर का होता है तो डार्क ब्लू कलर का होता है। ये कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट जब वाटर के साथ होता है तब ब्लू होता है, लेकिन वाटर जब निकाल दी जाता है तो व्हाइट हो जाता है। अभी के लिए याद रखिए कि डार्क ब्लू कलर का होता है। यानी Fe को जब CuSO4 से यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन को डिप किया जाता है तब क्या करता है, ये जो कॉपर, ये आयरन जो है ना, इसको हटा देता है। इसको क्या कर देता है? हटा देता है, और FeSO4 के साथ खुद ही आ जाता है। यानी FeSO4 बनेगा और यहाँ पर Cu, यानी ये किस कलर का होता है? FeSO4 तो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इसमें दिया तो नहीं है कि किस कलर का हो जाता है, बस इतना ही कि चेंज हो जाता है। मतलब क्यों चेंज होता है? इसलिए क्योंकि आयरन जो है ना, आयरन वो कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो है, आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा देता है और खुद ही SO4 के साथ जाके मिल जाता है। बहुत गद्दार है ये बेचारा। कितने अच्छे दोस्त हैं और उनको तोड़ के खुद। ऐसे दोस्त जिंदगी में नहीं पालना जो तुम्हारे साथी को, समझ हो ना। हाँ, तो FeSO4 हो गया। तो यहाँ Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर दिया है CuSO4 में से, और FeSO4 यानी फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं Cu, इसीलिए इसका कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब हम लोग आते हैं दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न क्या है कि एक एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जरा ध्यान से सुनिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अभी हम लोग एग्जांपल में पढ़े ना, वो BaCl2 प्लस Na2 यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन पढ़े थे, अभी पढ़े थे। हम बताएं कि आयरन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, क्या प्रोडक्ट बना है? एक प्रिसिपिटेट बना है, जिसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। एक प्रिसिपिटेट बना था, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना था। किस कलर का? किस कलर का? व्हाइट कलर का। और साथ साथ क्या बना था? NaCl, जो कि होता है नमक, नॉर्मल सा। तो यहाँ पर बोला है एक एग्जांपल देना है, तो सिंपल सा आप एग्जांपल वही वाला दे दीजिए। BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं? ये दोनों किस फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में होते हैं। याद रखना, ये और ये दोनों एक्वस के फॉर्म में होते हैं। तो बनता क्या है? NaCl। एक प्रोडक्ट बनता है BaSO4 बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PPT क्यों? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन के बाद पानी में घुले ही ना, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। समझ में आया? तो उसके बाद एक और बनता है प्रोडक्ट जो कि NaCl होता है, और ये एक्वस होता है। ये क्या होता है? सॉलिड में बनता है, ये एक्वस में होता है। इसको भी लिख लीजिए, ये एक्वस में होता है, और ये भी क्या होता है? एक्वस में होता है। समझ में आया आपको? उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कि BaCl2 और एक रिएक्शन होता है, ये भी लिख लीजिए। AgNO3 जो है वो रिएक्शन करता है NaCl के साथ, तब क्या बन जाता है? ये भी एक, इसमें प्रिसिपिटेट बनेगा, बन जाता है NaNO3, और साथ में बन जाता है क्या बनेगा? AgCl। और AgCl भी एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का PPT होता है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। कौन से? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे याद रखिएगा? फेरस, कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है ब्लू होता है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट जैसे तेरी नीली आंखें और फेरस सल्फेट जैसे ग्रीन से होठ,
याद रखिएगा ऐसे कि कॉपर सल्फेट जैसे तेरी नीली आंखें और फेरस सल्फेट जैसे तेरी ग्रीन से होठ। हो गया, तो ये वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या है कि हाँ, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया है कि 4Na प्लस O2 यानी गैस है, ये सॉलिड है, जब रिएक्शन करता है तब क्या बन जाता है, NO2 आपको पता है बनता है, सॉरी Na2O बनता है। यहाँ पर ये 2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है और यहाँ पर ये सॉलिड की फॉर्म में। अब जरा ध्यान से देखिए, सोडियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ Na2 बना है। Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको क्या करना है, तो आपको बताना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब रिडक्शन यानी छोड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन हम लेंगे, ऑक्सीजन का मतलब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन करो हमको, यानी ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो हमें, दो दिल में दो। और रिडक्शन का मतलब हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देंगे। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। और उसके अलग अलग होते हैं, ऑक्सीडेशन का और होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही रिडक्शन का क्या होगा, तो रिडक्शन में होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में, वीडियो जब देखिएगा ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मेरा वाला, बहुत अच्छे से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इफ यू सी माय लास्ट वीडियो। समझ में आया? अब देखिए, हाँ, तो दूसरा ये रिएक्शन, अब जरा देखिए यहाँ Na है, जरा ध्यान से देखिए, सोडियम है। अब सोडियम यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन इसके पास आ गया है, यानी इसके पास क्या हो गया है, इसके पास क्या हो गया है, इसके पास हो गया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये जो है हम बोलेंगे सोडियम जो है, सोडियम क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हो गया। सिंपल सा बच्चा वाला सवाल पूछता है, बच्चा वाला, बताओ ऐसे सवाल पूछना चाहिए उसको। तो CuO और है दूसरा CuO, जब H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, Cu और H2O इस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हम लोग पढ़े थे कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड पर फिर से जब हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है तो कॉपर ऑब्टेन्ड हो जाता है दोबारा और वाटर बनता है साथ में। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ Cu है, जरा ध्यान से इसको समझिए, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ये सोडियम है, यहाँ Na। अब यहाँ पर जरा ध्यान से, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन, जरा खुद से बताइए। CuO था, अब यहाँ पर Cu हो गया है, यानी ये ऑक्सीजन खो दिया है, ऑक्सीजन खो दिया है, दूसरे को दे दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दानी बाबा है, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके पास ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन जो है उसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो रहा है। पेज नंबर 13 का तीनों प्रश्न हम लोग कर लिए। ये कौन सा ये वाला रिएक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि BaCl2 Na2 जब रिएक्शन करता है यहाँ पर ऐड है, तुम लोग ध्यान देना कि यहाँ पर ऐड है, गलती। ये जितने भी चीज़ समझा रहे हैं आपको, अगर समझ में आ रहा है ना तो रेड हार्ट बना के छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आपको समझ में आ रहा है तो रेड हार्ट बना के जरूर छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, नहीं छोड़ोगे तो देखो गलत बात, बिल्कुल गलत बात। पेज नंबर 13 हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी बात पे मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए। कौन सा गाना सुनाया जाए, याद तो नहीं आ रहा। कोई गाना तुम कमेंट में लिखो ना, तो हम उस गाना को गाएंगे, तुमको सुनाएंगे, तब हम तुमको पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे, समझे कि नहीं। बीत गया वो जमाना जब हम तुम्हारे गली में आते थे। अच्छा, ये टॉपिक में नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। EXERCISE एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जल्दी से। हा मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आना चाहिए मेरे भाई, मेरे प्यार, मेरे यार, मेरे दिलदार। आपको मजा नहीं आएगा तो कैसे होगा। देखो इतनी सारी गर्मी है, गर्मी इतने सारे गर्मी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर मन से नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। लाइक कर दीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, जब आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा, लाइक भी अच्छा लगे तभी कीजिएगा, समझ में। अब हम लोग आते हैं आगे।
एक्सोथर्मिक 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव टाइप में था, ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग इसको कर चुके हैं। और 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये वाले जो इक्वेशन है ये बैलेंस करने के लिए है कि इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो जो भी बच्चा, जरा ध्यान सुनिए, ये वाला इस वाले में पूछा गया है कि व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब ऐसा टाइप का इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से क्या होता है, सेम होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन है ऐसा टाइप का इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट से जो एटम होता है और प्रोडक्ट से एटम सेम होता है। ध्यान समझिए, समझ गए ना। बैलेंस्ड इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन मतलब इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट से इधर प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो इधर और इधर का वजन सेम हो, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और ऐसे बैलेंस क्यों करते हैं, तो बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और ना ही हम लोग अपने से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं यहां पर, मैं बता रहा हूं जो भी बच्चा मेरा बैलेंस्ड वाला इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन करने वाला वीडियो अगर देखा होगा ना, मैं गारंटी देता हूं ना, इसमें जितने भी बैलेंस्ड इक्वेशन करने के क्वेश्चन दिए गए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मतलब नहीं फंसेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि उसका क्वेश्चन फंस जाएगा। समझ में आया? तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बैलेंस करने में नहीं फंसेगा, मतलब नहीं। बहुत आसान है, इसमें बहुत आसान दिए, बच्चा वाला दिए, एनसीईआरटी वाला बच्चा वाला, समझ में। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के डायरेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही दामदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 5 रुपए के लिए वो है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आपके मोबाइल पर डिस्प्ले होगा। पहला क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में सिंपल सा बात है, एक्सोथर्मिक में हीट जो होता है रिलीज होता है, हीट जो होता है रिलीज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि CaO और साथ में साइड का जो रिएक्शन वाटर से हम लोग करा रहे थे, तो क्या बना है CaOH का होल ट्वाइस। और ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, बहुत ज़्यादा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है CaOH का होल ट्वाइस निकलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव हीट निकलता है। समझिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हीट निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्लैग लाइम, या बोले तो लाइम वाटर बोलते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, याद रखना है। और एंडोथर्मिक में हम बात करें, एंडोथर्मिक जस्ट इसका अपोजिट होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो होता है हम लोग देते हैं, हीट जो होता है हम लोग हीट इज गिवन, हीट हम लोग देते हैं खुद से। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग ने डीकम्पोजिशन में जितने रिएक्शन पढ़ेंगे ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें जितने भी पढ़े होंगे ना, उसमें हम लोग क्या किए, हीट दिए हैं। हीट जिसमें देंगे, हीट इसमें दिए हैं, तो हीट इसमें दिए हैं तो क्या बना था, Fe2O3 और प्लस में बना था SO2 प्लस SO3। अब यहाँ पर जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर Fe क्या बना है, Fe2 बना है। FeSO4 किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ पर बात है इंडोथर्मिक में क्या होगा, इंडो मतलब अंदर, इंडोथर्मिक में हम लोग क्या देंगे, हीट गिवन, हीट क्या दिया जाएगा, गिवन, हीट देते हम लोग। यहाँ पर क्या किए, हीट अपने से दिए हैं। और ध्यान समझिए, एंडोथर्मिक में इसको मैं रखता हूँ, दो होते हैं, एक इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हम लोग हीट देंगे, लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट निकलेगा। इंडोथर्मिक में हम लोग हीट देंगे, एक्सोथर्मिक में हीट निकलेगा। सबको समझ में आया? एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है CaO जब बनता है तो हीट। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है कि जब हमारे, इसको अगले बार में ये रेस्पिरेशन जो है इसको अभी डिस्कस भी करेंगे, इसमें क्वेश्चन है, उस समय हमको एक्सोथर्मिक और एक्सप्लेन करके बता देंगे। और भी होता है डीकम्पोजिशन, जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल जब कहीं पे फेंक दिए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत दिनों बाद जब आप उसको देखें तो गर्म महसूस होता है। गर्म इसलिए क्योंकि वो सड़ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से हीट निकलता है। समझ रहे हैं? कचरे के ढेर को जब आप साफ कीजिएगा, उस पर आप हाथ रखिएगा, हाथ से या पैर रखिएगा तो गर्म महसूस होता है। या जहाँ पे गोबर का गैस जहाँ गोबर इकट्ठा किया हुआ अंदर वाले भाग को काटिएगा तो हीट हो रहता है, तो ज़्यादा क्या हुए, डीकम्पोज हो गए, यानी सड़ गए, गल गए, उसके बाद हीट निकला है उसमें। तो एक्सोथर्मिक समझ गए, हीट रिलीज होगा। एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, हीट हम लोग देंगे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है रेस्पिरेशन। आ ही गया,
10 नंबर क्वेश्चन समझिए। रेस्पिरेशन को सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सवाल है ये पूछा जाता है ये भी, और ये सवाल तो भी आई है, इसको 3 स्टार 4 स्टार लगा दीजिए। रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग काउंट करते हैं। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, जो भी आप चीज़ खाते हैं, जरा ध्यान समझिए, जो भी आप चीज़ खाते हैं, जो कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप खाएंगे रहे हैं तो क्या होता है, उसमें फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि रोटी खा रहे हैं आप, ये चावल खा रहे हैं, इनमें क्या होता है, फैट होता है। और वही फैट जब आप खाते हैं तो डाइजेस्ट जब होता है तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। किस फॉर्म में टूटता है? ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। और वही ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है। वही एनर्जी जिससे हम बोल पा रहे हैं, वही एनर्जी जिससे आप बैठ के लेक्चर देख पा रहे हैं। समझ में आया? हमको बोलने की ताकत, आपको लिखने की ताकत, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो उसी एनर्जी का, अगर एनर्जी वो रिलीज नहीं होता तब हमारे अंदर ताकत नहीं होता। यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी भी एक प्रकार का हीट ही है। अब जरा ध्यान समझिए, वो रिएक्शन क्या होता है कि जैसे भी C6H12O6 रिएक्शन करता है ऑक्सीजन। अब हम लोग C6H12 ग्लूकोज हमारे अंदर बन गया। अब हम लोग क्या किए, बाहर से ऑक्सीजन लिए, ग्लूकोज हमारे अंदर बन गया। अब हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लिए, अब ऑक्सीजन जाएगा, रिएक्शन करेगा और बनेगा CO2। ध्यान देने वाली बात, CO2 यहाँ एक्वस के फॉर्म में होता है। सब कोई जानता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ CO2 जो होगा गैस के फॉर्म में होगा, नहीं CO2 एक्वस के फॉर्म में होता है। CO2 बनेगा और वाटर बनेगा जो कि यूरिन के थ्रू निकलता है, और साथ साथ बनता है आपका यहाँ पर एनर्जी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसी के थ्रू आपको लिखने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, दौड़ने की ताकत आती है, यही एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ गए? तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी एक फॉर्म का, एक प्रकार का हीट ही है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपके लिए 20 रुपए का है, और 11वां नंबर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। अगर सिंपल सा बात है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इस नंबर को हम बोले कौन सा, 11 नंबर। हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, कंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये अपोजिट क्यों है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है? ऐसा इसलिए, सिंपल सा बात है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, AB यानी 2 प्रोडक्ट या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलके एक बन जाते थे। 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलके एक बन जाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बिछड़ के 2 हो जाते हैं, यानी एक प्रोडक्ट टूट करके एक 2 हो जाएंगे या 2 से अधिक हो जाएंगे। जैसे कि हीट अभी दिए, तो ये किसका एग्जांपल था? ये वाला जो था ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलके एक हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलके एक हो जाते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट टूट करके 2 हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट टूट करके 2 हो जाते हैं या 3 हो जाते हैं। इसमें जैसे कि C+O2 रिएक्शन करेगा तो CO2 बन जाता है, आपको पता है। N2+H2 रिएक्शन करेगा, यहाँ पर N यानी क्या होता है, N मतलब होता है नाइट्रोजन। अब N2+H2 रिएक्शन करता है तो यानी NH3 बन जाता है, एमोनिया जिसको बोलते हैं। बहुत सारा है, जैसे कि अभी पढ़े H2+O2 रिएक्शन करता है तो H2O बन जाता है। इसमें आएंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो अभी हम लोग ये वाला पढ़ लिए, FeSO4 को जब हीट देते हैं तो ये बनता है। एक और CaCO3 को जब हम लोग हीट देते हैं तो CaO+CO2 गैस के फॉर्म बन जाता है। यानी ये जो याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। यूज्ड बहुत सारे इंडस्ट्री में, क्योंकि यूज किया जाता है इस रिएक्शन को। CaCO3 को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। मार्बल का भी फार्मूला यही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं वही इसका फार्मूला होता है। मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ये सारा चीज़। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसको बोलते हैं क्विकलैम। क्या बोलते हैं? क्विकलैम। और इसको बोलते हैं CO2 यहाँ यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब हम इसको हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2, और साथ में इसकी क्या निकलता है कि यहाँ पर हम लोग हीट दिए हुए हैं, समझ में आया ना, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, इसमें हीट देते हैं। वहाँ पर भी FeSO4 का रिएक्शन जो आप लोग देखा, ये भी किसका एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न, जो कि है, बोला गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 एग्जांपल दिए। पहले में जिसमें हीट का यूज करके बताइए, दूसरे में लाइट का, और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैं उसको बताता हूँ।
अब हम इसको मिटाते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़, हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसका जो रिटेन फॉर्मेट है एग्जाम में आपको लिखना होगा, तो रिटेन फॉर्मेट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहला हीट का यूज करके अभी हम लोग पढ़े FeSO4 का जब हम लोग हीट देंगे यहाँ पर तो क्या बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO4 बनता है। और याद रखिएगा इसको सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों का जो स्मेल होता है ना, इन दोनों का जो स्मेल होता है रोटेन एक की तरह होता है, मतलब बहुत ही खराब स्मेल देता है, बहुत ही खराब स्मेल। रोटेन एक स्मेल, इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है हीट का यूज करके। और हम लोग करें तो लाइट का यूज करके, जैसे आपने पढ़ा है कि AgCl जो है इसको जब हम लोग सनलाइट देते थे, क्या देते थे, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता था, टूट जाता था Ag और Cl2 में। तो AgCl का अगर FeC, इसका क्या कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, याद रखिएगा इसका ग्रीन कलर का होता है। और ये AgCl जो होता है व्हाइट कलर का होता है, याद रखिएगा Cl2। एक और रिएक्शन इसी में था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि AgBr, इसको भी जब सनलाइट दिया जा रहा था, सनलाइट जब इसको दिया जा रहा था तो वो भी क्या हो रहा था, Ag और Br2 में टूट जा रहा था। समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान देने वाले ये जो दोनों रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। इस दोनों प्रश्न, ये जो है AgCl, Ag और Cl2 बनता है। AgCl में जब सनलाइट जैसे पड़ता है तो Ag और Cl2 में टूट जाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है AgCl। AgBr ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, AgBr येलो कलर का होता है। जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो Ag और Br2 में टूट जाता है। समझ में आया? तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, इस बार के CBSE एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो मैं आप मेरे इसी वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा कि आप बताए थे लेकिन नहीं पूछेगा, जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए नोट कर लेना। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान सुनिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि एक एलिमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaces lower reactive element from the compound. Higher reactive element displaces lower reactive element यानी less reactive element from the another compound. समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि इसके एग्जांपल में समझिए, इसमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसे कि मान लेते हैं वो रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा, जैसे कि ZnSO4 और यहाँ पर है CuSO4 और Zn, रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एलिमेंट है Zn जो है, दो एलिमेंट है, एक Zn है और Cu है। तो यहाँ पर देखिए Zn है और Cu होता है, Zn जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए क्या कर दिया, इस वाले कंपाउंड से Zn हटा दिया, Cu को क्या कर दिया, हटा दिया, तो ZnSO4 बना लिया। और Cu FeSO4 का भी हम लोग वैसे ही पढ़े थे, FeSO4 बना था, CuSO4 था यहाँ पर, तो आयरन आया, आयरन का कर दिया FeSO4 बन गया, और साथ में क्या बन गया, इधर Cu बन गया। क्यों, क्योंकि Fe जो था रिएक्टिव था ज़्यादा Cu से। अब CuSO4 का कलर क्या होता है, अब अभी बताएं आपको, CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पर ZnSO4 क्या होता है, तो ये कलरलेस होता है, ये जो होता है कलरलेस होता है। FeSO4 का भी बताएं, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, सिंपल सा, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट के दो एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि AgNO यहाँ पर हम लोग पढ़े ना, डबल डिस्प्ले एग्जांपल में समझिए कि AgNO3 जब रिएक्शन करता था NaCl से, तब क्या बनता था,
AgNO3, तब यहाँ पर NaNO3 बन जाता था, NaNO3 और प्लस AgCl। अब यहाँ पर AgCl जो होता है एक PPT होता है, कैसा कलर का, व्हाइट PPT होता है। AgCl जो होता है व्हाइट कलर का PPT होता है। ये दोनों एक्वस हैं, ये दोनों एक्वस हैं, लेकिन यहाँ पर जो AgCl बनता है PPT यानी प्रिसिपिटेट, PPT यानी प्रिसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है AgCl। एक और रिएक्शन मैंने आपको बताया, कौन सा रिएक्शन, जल्दी से बताइए, कि BaCl2 और यहाँ पर NaSO4, NaSO4 था यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है BaSO4 और ये जो होता है व्हाइट कलर का PPT होता है, PPT यानी प्रिसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब दूसरा बन जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सबको समझ में आया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पर जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो होता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस, मोर रिएक्टिव जो होता है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जो होता है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी जो कम रिएक्टिव होता है उसको क्या कर देता है, कंपाउंड से हटा दिया जाता है। सबको समझ में आ गया? 30 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको हर चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको इस कहीं पर भी हमसे अगर जानबूझकर या जानबूझकर तो नहीं गलती करेंगे, मान लीजिए गलती हो जाता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे भाई समझ में आ रहा है तो रेड हार्ट जरूर छोड़ के जाना, है ना। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो एक तो रेड हार्ट कमेंट में जरूर बनता है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। लो चलते हैं कहीं घूमने। कहाँ चले घूमने? कहाँ चले? पैसा है कहाँ? पैसा तो ना है तो कहाँ चले? पैसा है ये नहीं है, घुमाइए। हम लोग आते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कैमरामैन वीडियो काट देना यहाँ से। हाँ भाई सुन रहा है तुम? हम क्या बोल रहे हैं? वीडियो काटेंगे बोल रहे हैं, तुम सो गया है? चलो जल्दी से वीडियो काटो, काट देना। सुन रहे हो ना? हाँ काट देना इसको। हाँ तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग थे किस नंबर पे? 14 नंबर पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें से सिल्वर को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व CuSO4। अब सिंपल सा 14 नंबर क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक रिफाइनिंग किया जाता है, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर क्या किया जाता है, वहाँ पर सिल्वर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। बाहर कैसे निकाला जाता है? वहाँ पर सिंपल सा बात, एक सॉल्यूशन लिया गया था सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया था। अब क्या किया गया है कि बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट में से हम लोग सिल्वर निकाले हैं, और सिल्वर कैसे निकाले हैं तो Cu का यूज करके, वही रिएक्शन लिख दीजिए। तो सिंपल सा है कि AgNO3 है, Cu से रिएक्शन करेगा तो CuNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस लिखिएगा, और साथ साथ क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, और बचा क्या, Ag, यानी Ag यहाँ से अलग हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया, ऑप्टेंड हो गया, CuNO3 का होल ट्वाइस बन गया। बस आपको रिएक्शन लिखना था। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर अब आ गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अभी मैंने पिछले ही बताया था कि नहीं? अब याद करो, पीछे वीडियो जाकर देखो। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और बोले तो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड एंड दैट कैन बी इजिली सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कहने का मतलब कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक इनसॉल्युबल, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि जरा ध्यान समझिए, एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पीछे कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ये इसमें नहीं कहीं आया, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो वाला रिएक्शन तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि AgCl एक प्रिसिपिटेट बनेगा, और साथ साथ वो क्या बन रहा था, BaSO4 व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना। अब एक दूसरा सवाल, दूसरा ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये PbNO3 का होल ट्वाइस जब रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड, Pb यानी लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, Ki मतलब पोटेशियम हाइड्रोइड, जब रिएक्शन करता है ना तो बनता है PbI और बन जाता है KNO3, और PbI जो होता है ना येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। किस कलर का? येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। अब PPT, ये क्या है? PPT का मतलब एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जरा समझिए कि यहाँ पर रिएक्शन अब कराएं, दो सब्सटेंस था, अब रिएक्शन
करके एक ये रिएक्शन दोनों कर गए आपस में। अब क्या हुआ, एक सब्सटेंस बन गया ये। अब ये वाला जो सब्सटेंस बना है ना, ये वाला, ये पानी में घुल ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रिसिपिटेट। समझ में आया। अब बहुत सारी रिएक्शन अभी पर है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 एग्जांपल की AgNO3 जो है जब रिएक्शन करता है NaCl से तो NaNO3 और AgCl बन जाता है, जहाँ की AgCl एक प्रिसिपिटेट होता है। समझ में। अब हम लोग आते हैं आगे। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी हम हमको बताएं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। आप हमको ऑक्सीजन दीजिए मतलब हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। समझ में आया। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, और रिडक्शन किसको बोलते हैं, वो। तो सिंपल सा भाषा में अगर आपको बोलना हो, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देना हो, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देना हो तो Cu प्लस O2 रिएक्शन करेगा तो CuO। आपको पता है Cu, ये Cu और O2 का रिएक्शन पढ़े थे जब हम लोग इसको हीट दे रहे थे। क्या दे रहे थे, जब हम लोग हीट दे रहे थे इसको, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना लेता है जिसका नाम क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। यही तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, यही तो ब्लैक लेयर बना लेता है। समझ में आया। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया। अब रिडक्शन की बात करें तो इसी में एक और रिएक्शन पढ़े कि CuO को, यही Cu को जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं तो Cu बन जाता है और H2, यानी यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर हो गया इनका रिडक्शन। समझ में। यहाँ पर क्या हो गया, लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। ध्यान सुनिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन गेन किया है तो CuO बन गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं गेन। यहाँ पर गेन ऑफ O2, यहाँ पर लॉस ऑफ O2। ऑक्सीजन के फॉर्म में बताना है तो ये गेन ऑफ O2 को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बोलते हैं ये। अब CuO जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तब यहाँ पर ऑक्सीजन खो देता है, यानी Cu बन जाता है। हाइड्रोजन गैस ये पास करते हैं Cu से तो Cu बन जाता है और इसके पास ऑक्सीजन चल जाता है, ये इसके पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि, अब जरा ध्यान समझिए, यही वाला अगला वाला क्वेश्चन यही जो हम आपको बता रहे थे। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्शन हीटिंग बिकम्स ब्लैक इन कलर। बताया जा रहा है कि एक शाइनी कलर का एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, ब्राउन कलर का, किस कलर का, ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है। जब हम उसको क्या करते हैं, बहुत ही चमकता धड़कता एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना लेता है। और बताइए अब कि वो X जो था वो कौन सा एलिमेंट था, और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा वो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, यही तो बताना है जो अभी बताए हैं। तो यही तो एक एलिमेंट है। 17 नंबर का क्या होगा, X, यानी X इक्वल टू Cu। तो कौन सा एलिमेंट है, Cu। यही Cu जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है तो CuO बन लेता है, और यही तो है ब्लैक सब्सटेंस, यही तो है, यही तो है ब्लैक सब्सटेंस। अब हम लोग आते हैं आगे, बिकम्स ब्लैक इन कलर, और देन हाँ हो गया। अब हम लोग आते हैं 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आयरन आर्टिकल्स पेंट, हम मतलब अब 18 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। आपको अगर पूछा जाए कि बताइए कि आयरन आर्टिकल्स पे हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं, सिंपल सा बात है कि वो क्या कर लेगा, रस्ट हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। अब जंग लग जाएगा तो अब जंग लगने देंगे, घर पे पैसा लगाया हुआ है जी, उस पर पैसा खर्च किया हुआ है, अब उस पर पेंट नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। अब सोचे कि बाप पेंट कर देंगे तो खर्चा हो जाएगा मेरा पैसा, तब तो गया काम से तुम। तो आयरन पे पेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा तो कोरोड हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी मेटल एसिड के द्वारा या मॉइस्चर के द्वारा अटैक होने के कारण रस्ट पकड़ लेता है, यानी जंग लग जाता है, और धीरे धीरे उसका खात्मा होते चला जाता है। यानी आयरन पे इसलिए पेंट लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेगा ऑक्साइड का लेयर, और जो कि ऑक्साइड का लेयर धीरे धीरे आयरन को खराब कर देगा। समझ में आया। इसका रिटन फॉर्मेट में जो है नोट्स वो नीचे प्रोवाइड किया गया है, उसमें जाकर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। समझ में है ना। अब देखिए उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन हो गया, 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब है 90 नंबर क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड जो है। अब ध्यान से समझिए
कि ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड है उसमें क्या नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है, बच्चा वाला काम है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी बच्चा ना मेरा चारों लेक्चर देखा होगा ना, अगर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, मैं मान ही नहीं सकता कि उसका एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन फंस जाए, वो चाहे इंडेक्स का हो या एक्सरसाइज का हो, फंस ही नहीं सकता। हर एक लाइन में कवर किया हूँ, हर एक एनसीईआरटी का एक एक लाइन सारे लेक्चर में कवर हुआ है एकदम डिटेल। इसीलिए मेरा लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है मेरा लेक्चर बड़ा हो, लेकिन एकदम डिटेल और हर चीज़ कवर करके। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सिंपल सा क्या पूछा गया है कि बताइए कि जैसे कि चिप्स हो गया, चिप्स में हम लोग नाइट्रोजन क्यों भरेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग खुले में छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा, यानी रेंसिड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी उसका स्वाद बिल्कुल ही खट्टा, बहुत ही अजीब सा लगेगा। समझ में आया? तो ये वो होता है रेंसिडिटी के कारण, ताकि वो रेंसिड ना हो जाए, यानी फूड खराब नहीं हो जाता। और नाइट्रोजन करता क्या है? नाइट्रोजन उसी प्रोसेस को कम कर देता है, जिससे हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे, जैसे बताए थे हम BHT या BHA का यूज करते हैं। और या रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख देंगे, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो जल्दी खराब नहीं होगा फूड। नाइट्रोजन भर देंगे या एयर टाइट कंटेनिंग में रखेंगे। बहुत अच्छे से पिछला लेक्चर पढ़ाया गया, डिटेल में जानना चाहते हैं ना तो उस लेक्चर को देखिए, बहुत मजा आएगा और साथ में आपका बहुत ही अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बता ही दिए हैं, कोरोजन और एसिडिटी के बारे में। इतना मतलब आसान क्वेश्चन, क्या आपको भी, मेरे अगर आप स्टूडेंट हैं ना तो इस सारे क्वेश्चन को आंख बंद करके बना देंगे। मेरे अगर स्टूडेंट हैं ना, पहली बार हैं तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट अभी से बन जाएंगे तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन ऐसे फूंक देगा तो उड़ जाएगा। कोरोजन क्या है? सिंपल सा, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल अटैक्ड हो जाता है, किसके द्वारा? मॉइस्चर के द्वारा कोई भी मेटल। जब कोरोजन क्या है? सिंपल सा सुनिए, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी मेटल जो है, जैसे कोई ये मेटल है, ये मॉइस्चर के थ्रू अटैक्ट हो जाता है या एसिड के थ्रू, और ये क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है, यानी धीरे धीरे ये खराब होने लगता है, वो उसको बोलते हैं कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है? जब भी कोई फूड ओपन में रखा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है तो उसके रेंसिड हो जाता है, यानी स्मेल और टेस्ट में चेंज, यानी अनप्लेजेंट स्मेल देता है, बहुत ही खराब स्मेल, और साथ साथ खाने पर भी बहुत ही खराब टेस्ट मिलता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी बचाने के लिए हम लोग प्रोसेस बताएं, बस खत्म। 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और इंडेक्स के क्वेश्चन सारे चीज कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। और नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, वहां पर टेलीग्राम चैट होगा, वहां पर जाकर के आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैट पे आ जाइएगा। वहां पे भी आप हमसे एकदम पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट, कोई भी इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं हो रहा वो भी भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपका बहुत ही हेल्प करेगा। हर चीज एक्सप्लेन करके बताया, बहुत मतलब आधा से ज्यादा चैप्टर हम रिवाइज करा दिए सारे क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि हाँ बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत मजा आएगा तुमको पढ़ने में, जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत मस्ती से पढ़ाए हम लोग। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।